हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ध्यान दीजिएगा ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। रस के कितने अंग हैं? बताइए रस के कितने अंग हैं? 4 अंग। रस के कुल 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। श्रृंगार रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। किसी शब्द या वर्ण की बार बार आवृत्ति होना ही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर भी मनुष्य है और यहाँ पर भी मनुष्य है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उनके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर एक बेर का अर्थ है फल और दूसरे बेर का अर्थ है समय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है? यमक, यमक, अनुप्रास, श्लेष, विप्सा ये सभी शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या 8 मानी जाती है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? बताइए ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं? कुंडलियाँ,
कुंडलियाँ के प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? बताइए इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है? ये सभी दोहा, चौपाई, रोला ये सभी मात्रिक छंद हैं। साखी के रचयिता कौन है? बताइए साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास। साखी के रचयिता कबीरदास जी हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? बताइए हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 4। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 ईस्वी से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल के। कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास ये तीनों भक्ति काल के कवि हैं। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसका चयन कीजिए। बताइए इनमें से किसमें द्विगु समास है? सप्ताह। सप्ताह में द्विगु समास है और इसका समास विग्रह होगा 7 दिनों का समूह। देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ पर द्विगु समास होता है, जैसे कि सप्ताह। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? बताइए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर छोटी ई प्लस अ मिलकर य बना हुआ है। देखिए व्यर्थ में यड़ संधि है और यड़ संधि का ट्रिक है, यदि य र व के पहले कोई आधा शब्द दिखे तो वहाँ पर यड़ संधि होता है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए वातानुकूल में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है वात धन अनुकूल और वातानुकूल में दीर्घ स्वर संधि है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है उत धन श्वास। यह उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है और इसमें व्यंजन संधि है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला शब्द है? तुरंग। तुरंग यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है और मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र ये तीनों शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पिक। पिक यह कोयल का पर्यायवाची शब्द है और अमृत फल, आम्र, रसाल ये तीनों आम के पर्यायवाची शब्द हैं। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए मैं यह किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। मैं यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वह यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। देखिए अन्य पुरुष सर्वनाम में कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के लिए निर्देश देता है।
सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बताइए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए, इन चारों में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई, कोई, कुछ, कुछ न कुछ, कुछ भी, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? 4 प्रकार हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? बताइए, मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय। मानव शब्द से विशेषण मानवीय बनेगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।